नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम टाइम का, आपके पसंदीदा शो 9 बज गए का। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम वो खबरें जिसका आपसे है सीधा सरोकार। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले दिखाते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियां। किसानों ने बढ़ाया हाथ, क्या शर्तों पर बात को तैयार होगी सरकार? देखिए सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में नया उबाल आ गया है। जो यहां ईडी के समन पर बीजेपी शिवसेना में फुल सियासी वॉर है। देश में क्या है मौसम का मिजाज, ये भी आपको दिखाएंगे। कहीं पर बर्फबारी हो रही है तो कहीं कोहरा भारी है। आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर और 100 खबर देखिए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है और 3 दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा और इससे पहले नई उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है। कल सुबह 11 बजे सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है। किसानों ने शर्तों के साथ सरकार को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। अब आज सरकार को इसका जवाब भेजना है कि वो किन शर्तों पर बातचीत को तैयार है। चाय की चुस्कियों के बीच शरीर को गर्माहट देने की कोशिश करते किसान बेसब्री से सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने 29 दिसंबर यानी कल शर्तों के साथ बातचीत पर हाथ बढ़ाकर गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। हम एजेंडा दे दिया, अभी एजेंडा दे दिया, टाइम दे दिया, तारीख भी दे दिया। अभी तो बॉल उसका कोर्ट में है, वो मांगा था, हम सहमति से दे दिया। अभी देखना है सरकार क्या करते हैं। जी हां, किसानों ने बातचीत शुरू होने से पहले सरकार के सामने 4 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले चर्चा हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो और बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। अगर सरकार ने इन शर्तों को मंजूर नहीं किया तो किसानों का आंदोलन और तेज होगा। सरकार का क्या रवैया होगा वो हम देखेंगे, लेकिन कल हमने ऐलान किया कि अगर सरकार का रवैया अब भी ठीक नहीं रहा तो 30 दिसंबर को यहाँ बड़ा ट्रैक्टर मोर्चा ये पूरे रिंग रोड के ऊपर हम निकालेंगे और लोगों को एक जन जागृति करने के लिए, लोगों के आसपास के जो गांव है उनको एक अपील करने के लिए कि भाई और ज्यादा ताकत से शामिल हो जाओ। ये भी हम 30 तारीख को करने वाले हैं। सरकार की तरफ से किसानों के 40 संगठनों को 2 चिट्ठियां भेजी गई थी। किसानों से बातचीत की अपील करते हुए उनसे दिन और समय तय करने को कहा गया था। किसानों ने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे का वक्त तय कर दिया है, लेकिन पहले सरकार को उन 4 शर्तों को मानना होगा। सरकार ने कहा कि हम कानून वापसी नहीं लेने के, तो 30 दिन से किसान बेवकूफ है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई बातचीत जहाँ से वे छोड़ कर गए वहाँ से तो शुरू होगी। कहाँ पे छूटी थी और कहाँ से शुरू हुई? मैं कह रहा कि सरकार ने बगैर उसके कानून बनाए, तो किसान ने कहा कि कानून वापसी लो। यही तो किसान भी कह रहा है ना, तो बातचीत यहाँ से शुरू होगी। बातचीत यानी किसान बातचीत के लिए तैयार तो जरूर हैं, लेकिन अपनी मांग से वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं। अब सरकार आज बैठक कर अपना रुख तय करेगी और किसानों को बताएगी। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि वो कानून वापस नहीं लेगी और आंदोलनकारी नेता साफ कह चुके हैं कि कानून वापसी ही उनकी पहली शर्त है। फिर सवाल उठता है कि इन 2 विपरीत शर्तों के बीच कैसे बातचीत होगी। दिल्ली से राम किंकर सिंह और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ किसान आंदोलनरत है तो दूसरी तरफ राजनीति जो है वो भी अपनी चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस बीच, सुनाते हैं। देश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके हित में ये बिल लेकर आए।
न मंडी खत्म हो रही, न आढ़त खत्म हो रही, न एमएसपी खत्म हो रही, बल्कि उनको ये मौका दिया गया है कि वो जब चाहें अपना ऊंचे दाम पर भी अपना अनाज बेच सकें। ये अधिकार दिया गया है। अधिकार में कटौती कहाँ है? अधिकार में बढ़ोतरी है। उसको कांग्रेस किसानों के अधिकार की कटौती बता रही है। ठंड बढ़ती जा रही है, किसान, महिलाएं, बच्चे ठंड में बैठे, उसमें से कुछ लोग मर चुके और प्रधानमंत्री इधर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। वो सारे देश में बातें करते घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली के दरवाजे पर जो किसान बैठा है उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि जल्द अज जल्द किसानों की समस्या का समाधान करें। और इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। सिंगू बॉर्डर से अनीशा माथुर और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ कुमार कुणाल हैं। अनीशा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब किसान ने एक तरह से कह रहे हैं ना कि उन्होंने बाजी जो है अब पलट दी है एक तरह से, और अब सरकार के पास जो है बॉल है। अब देखना होगा कि सरकार कल क्या फैसला लेती है और कल की बैठक को लेकर क्या होता है। इस वक्त जहां पर आप हैं वहां पर किसानों की क्या राय है, आगे वो क्या कह रहे हैं? देखिए श्वेता, यहाँ पर काफी लोगों से बातचीत हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर एटीट्यूड किसानों का साफ है कि जो हम कह रहे हैं 1 महीने से नहीं 3 महीने से अपनी बात पर अटके हुए हैं कि ये लॉज जो है ये रिपील होने चाहिए। सरकार को ये लॉज रिपील करने जरूरी है और जो इनके 4 पॉइंट का एजेंडा है उस पर जब तक सरकार अग्री करके बात नहीं करेगी, जब तक नहीं करेगी तब तक आगे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग काफी क्लियरली ये कह रहे हैं कि सरकार को उनकी बात माननी जरूरी है। कुछ लोग, सर, सरकार को आप लोगों ने दोबारा से चिट्ठी लिखी, अब क्या उम्मीद रखते हैं, आपकी क्या होगा? बेटा देखो, इस लोकतंत्र में और संविधान और लोकतंत्र हमारे भारतवर्ष की एक खूबसूरती है। संविधान के तहत हमने लोकतंत्र का एक अपना अधिकार चुना, वोटों के माध्यम से हमने अपनी सरकार चुन के भेजी। आज जनतंत्र का एक मोटिव हुआ है भाई, जनतंत्र के तहत अगर जनता को एक चीज नहीं चाहिए तो सरकार जो हमने चुन के भेजी है वो सरकार बेटा हमारी जनता की भावनाओं को समझ के, भाई ये सरकार हमारी है, लोकतंत्र की जमहूरियत है, सरकार को हमारी माननी पड़ेगी। हाँ बेटा, श्वेता, आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर किसान सीधा कह रहे हैं कि सरकार, बिल्कुल उनकी मांग जो है बहुत ही क्लियर है। अनीशा, आएंगे आपके पास, सीधे चलते हैं कुमार कुणाल के पास। कुणाल, जहां पर आप हैं गाजीपुर बॉर्डर, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार खबरों में भी हम दिखा रहे हैं, ऐसे में क्या वहां से भी यही आवाज आ रही है जो कि सिंगू बॉर्डर से आ रही है कि जब तक ये 3 मांगे नहीं मानी जाती है तब तक आगे का रास्ता नहीं खुल सकता? श्वेता, सबसे पहले तो हम यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो किसानों की तादाद है वो लगातार जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर बहुत बड़ी है। पिछले दिनों में पूरी तरह से जो NH9 है उस पर भी अब सारे किसान आ गए हैं अलग अलग जगहों से। आप लोगों ने जो 3 डिमांड रखी है सरकार के सामने, क्या आपको लगता है कि अब सरकार आगे उस पर सुनवाई करेगी या आप उसके बिना कुछ संशोधन पर मानेंगे? देखो, अभी आज कल के दिन है वार्ता का, अगर सरकार उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर ले, माहौल अगर तैयार कर लेगी, क्योंकि उनके प्रवक्ता कुछ अनाप शनाप बोल जाते हैं बीच में, तो उससे माहौल खराब हो जाता है। वो जो मेज पे वार्ता होनी है उस पर वार्ता का माहौल नहीं बना पाते। अगर ये कल तक अगर कोई ना इधर से उधर बगली मारी इन्होंने, तो कल तक हो सकेगा कि वार्ता हो जा। तो वार्ता से है यहाँ पर लोगों को उम्मीद, आप लोगों को लगता है उम्मीद है कुछ? जी, उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि काले कानून वापस करवाने हैं, इसलिए। चलिए, फिलहाल लेकिन बातचीत हो रही है, रास्ता खुला हुआ है, ये एक अच्छा संकेत है। आपको बता दें कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत का रास्ता फिर से ये खुलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के प्रस्ताव पर आज सरकार को फैसला करना है। इस बीच सरकार की जमकर सियासी घेराबंदी भी हो रही है। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला।
मौका था गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों और माता गुजरी की शहादत को नमन करने का। लेकिन साहिबजादों की शहादत को याद करने के बाद छा गया किसानों का मुद्दा। दिल्ली सरकार की पंजाब अकादमी की तरफ से गुरु तेग बहादुर जी स्मारक पर कीर्तन दरबार का आयोजन था। यहीं से कुछ दूरी पर सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए ये मुद्दा अछूता कैसे रहता। 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहाँ पे। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं, ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। केजरीवाल ने चुनौती दी कि केंद्र सरकार अपने सबसे दमदार मंत्री को सिंघू बॉर्डर पर भेजकर किसान नेताओं के साथ बहस करवा ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक आरोप लगा रहे हैं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आज यहाँ से चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े, जिसको भी इसका पता है, वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को, किसको ज्यादा जानकारी है। कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है, किसान बता देंगे। केजरीवाल के बयान के तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार भी हुआ। आज केजरीवाल साहब की कुर्सी यहाँ पर लगी हुई है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद जी, हमारे नेता मनोज तिवारी जी ने उन्हें बुलाया है और ससम्मान बुलाया है, तो उन्हें ये आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जब हम कह रहे हैं कि भाई हम समझा रहे हैं, हालांकि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी आपने दिल्ली में वो कानून लागू किया। गौरतलब है कि पीएम समेत सरकार के तमाम मंत्री किसान आंदोलन में राजनीतिक घुसपैठ का आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। बहरहाल कल सरकार और किसानों के बीच बातचीत प्रस्तावित है। उम्मीद है कि बातचीत में बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर सियासत भारी है। राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो लोकसभा की कार्रवाई के दौरान का है। इस वीडियो में राहुल वही बात कर रहे हैं जो बात कृषि कानून को लेकर सरकार कर रही है। जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं, बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। दरअसल राहुल गांधी 2015 में अमेठी में बनने वाले फूड पार्क की वकालत कर रहे थे। वो इस पक्ष में थे कि किसान अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच ले। वो कह रहे थे कि किसान चाहते हैं कि बिचौलिए खत्म हो जाए ताकि किसान को सीधा फायदा पहुंचे। लेकिन तब राहुल ने ये नहीं सोचा होगा कि 2015 का उनका ये बयान 2020 के अंतिम दिनों में उनके लिए चक्रव्यूह बना देगा। लिहाजा घेर लिया बीजेपी ने। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। राहुल गांधी के पुराने बयान से कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। बावजूद इसके राहुल गांधी किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि किसान टस से मस न हो। उन्होंने लिखा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भव की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। राहुल किसानों के हितैषी होने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, मगर उनके पुराने वादे और उनके पुराने बयानों ने पूरे दल को बैकफुट पर ला दिया है। आज तक ब्यूरो।
रुक करेंगे अगली खबर का और अब खबर महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल मच गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन भेजा है। यह समन पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के मामले में भेजा गया है। ईडी ने वर्षा राउत को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी का यह तीसरा समन है। अब तक 2 समन में वर्षा राउत पेश नहीं हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर तीसरे समन पर भी वर्षा पेश नहीं होती है तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कानूनी कार्रवाई इस मामले में हो सकती है। इस बीच इस समन को लेकर बीजेपी शिवसेना में सियासी जंग छिड़ गई है। संजय राउत ने ट्वीट बाकायदा किया है। आप देखें जरा किसमें कितना है दम। महाराष्ट्र की सरकार पुलिस के द्वारा या अन्य अफसरों के द्वारा किस पर कार्रवाई करती है, किसी का रातों रात घर तोड़ देती है, किसी को गिरफ्तार करती है, तो वह पारदर्शी है। पर केंद्र की जांच एजेंसी यदि शिवसेना नेता के घर ईडी का नोटिस भेजती है तो वह बदले की भावना और जांच एजेंसियों को सियासत के साथ जोड़ने का दुस्साहस महाराष्ट्र सरकार की शिवसेना, कांग्रेस या राष्ट्रवादी दल न करे। जितने भी कोशिश करें, ये सरकार अस्थिर होने वाली नहीं है। सरकार डटकर इसका मुकाबला करेगी। निश्चित तौर पर अभी जो ईडी जैसी यंत्रणाएं जिनको पीएमएलए अंतर्गत काम करना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, अब ये प्रिवेंशन ऑफ अपोजिशन लीडर्स एक्ट के अंतर्गत काम कर रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के खिलाफ काम कर रही है। इससे लोकतंत्र को कितना बड़ा खतरा है ये साबित हो रहा है और जनता को भी ये सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ये इसका डटकर मुकाबला करेगी। और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। मुस्तफा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वर्षा राउत आज ईडी के सामने हाजिर होंगी, क्योंकि ये तीसरा समन है और अगर बाकायदा अगर नियम की बात करें तो तीसरा समन भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है, हाजिर नहीं होती है, तो ईडी खुद कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, जो समन उनको दिया गया है वो 29 दिसंबर का है। अभी तक इस बारे में संजय राउत से या शिवसेना से प्रतिक्रिया आना बाकी है कि क्या वर्षा राउत जो कल का उनका तीसरा समन है उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में जाएगी या नहीं जाएगी। पहले 2 समन्स की अगर आपको बात बताएं तो हेल्थ ग्राउंड्स पे वर्षा राउत ने एग्जेम्पशन मांगा था, उनको एग्जेम्पशन दिया गया था। अब ये तीसरा समन किया गया है। पीएमसी बैंक घोटाले की यहाँ पर बात हो रही है। एचडीएल कंपनी से कुछ लोन लिया गया था, उसको लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन दिया गया। इस वक्त हम आप देखेंगे कि संजय राउत जो शिवसेना नेता है उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर राजनीति जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में वो तेज हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एडिटर है सामना के, जो माउथपीस है, मुखपत्र है शिवसेना का, संजय राउत उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर है और वो हमेशा मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाने साधते रहते हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें मुस्तफा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और अब बात आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू में तोड़फोड़ हुई है उसके साइड इफेक्ट्स बिहार की राजनीति में दिखने लगे हैं। जेडीयू ने अब इशारों में बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी में जेडीयू के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, नए अध्यक्ष के लिए नारे लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद भी कह रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश वाले इस माहौल के बीच जेडीयू के नेताओं की वो बेचैनी और नाराजगी छिपी नहीं। जो बेचैनी और नाराजगी उसे अपने सहयोगी बीजेपी को लेकर हो रही है। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के गिने चुने विधायक टूट गए, 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और जेडीयू के पास 1 विधायक ही रह गया। इससे बिहार में जेडीयू का टेंशन में आना स्वाभाविक है। बीजेपी को लेकर जेडीयू की बेचैनी तो उसी दिन से दिख रही है जब से बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और जेडीयू बीजेपी की जूनियर पार्टी बनकर रह गई थी। बीजेपी का एक खेमा बिहार में नीतीश की जगह बीजेपी से ही सीएम बनाना चाहता था। जेडीयू कार्यकारिणी में नीतीश कुमार ने इस पर भी जवाब दे दिया कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा नहीं थी। ऐसे बयानों से सीधे संकेत यही है कि जेडीयू बीजेपी को लेकर अब कंफर्टेबल नहीं है। एनडीए विधायक दल ने बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हर्ष
चुना है और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सफलतापूर्वक बिहार का नेतृत्व संभाल रहे हैं। बिहार की जनता ने 2005 के बाद से ही नीतीश जी का नेतृत्व देखा है। सफलतापूर्वक उन्होंने जिस मुकाम पर बिहार को आगे ले जाने में हम सभी का नेतृत्व किया है वह काबिले तारीफ है। ये बात अलग है कि बीजेपी इस वक्त इन बातों को ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहती और वो नीतीश कुमार का ही गुणगान कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जेडीयू की बेचैनी बढ़ती रही तो क्या गठबंधन में टकराव का कोई रास्ता आगे बन जाएगा, क्योंकि जेडीयू कैंप की नाराजगी तो साफ दिख रही है। जाहिर सी बात है बिहार में अभी नई सरकार बनी है और सरकार बनते ही बीजेपी और जेडीयू के बीच ये टकराव की स्थिति कुछ शुभ संकेत नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार है। वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी में जुटा हुआ है। आज से भारत में वैक्सीन का 48 घंटे का बड़ा मॉक ड्रिल शुरू हो रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीन के काउंटडाउन शुरू होते ही तैयारी की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का माइक्रो प्लान बनकर तैयार है। सरकारी अधिकारी और अभियान से जुड़ा पूरा चक्र दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा है। वैक्सीन के लिए ड्राई रन शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ड्राई रन चलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च होने की पूरी प्रक्रिया को परखा जाएगा। अगर इसको सिलसिलेवार समझें तो ये एक मॉक ड्रिल प्रक्रिया है जिसमें टीका देने को छोड़कर सभी चीजों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें अभ्यास के तहत टीके की आपूर्ति करना, जांच रसीद और आवश्यक डेटा डालना, वैक्सीन प्रक्रिया से जुड़े दल के सदस्यों को तैनात करना, एक दूसरे के बीच दूरी बनाने की व्यवस्था को परखना, कोल्ड स्टोरेज का परीक्षण करना। इस अभ्यास से सरकार ये समझना चाह रही है कि जब असल में वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होगी तो जमीन पर किन चुनौतियों का सामना करना होगा। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कोविड-19 वैक्सीन के वितरण का ड्राई रन चालू हो जाएगा। इन ड्रिल्स को जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। यानी इस मॉक ड्रिल के नतीजों से आगे की पूरी वैक्सीनेशन प्लान की तैयारी पर असर पड़ेगा। वहीं ड्रिल में हिस्सा लेने वाले राज्य इसको लेकर बेहद गंभीर हैं। सभी राज्यों में वैक्सीनेशन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में हैं। वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और दूसरे साधनों का इंतजाम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव को अंजाम देने के लिए चुने गए स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन की खेप पहुंचने पर रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। इस मेगा तैयारी को प्रोजेक्ट संजीवनी का नाम दिया गया है। एयरपोर्ट पर ही बड़े बड़े कूल रूम और कूलिंग चेंबर्स बनाए गए हैं। वैक्सीन को यहाँ -20 डिग्री पर रखा जाएगा। एक बार में 27 लाख वैक्सीन को स्टोर करने की व्यवस्था है। एक दिन में ऐसी 54 लाख वैक्सीन का मूवमेंट संभव है। हम इस वक्त दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के अंदर खड़े हैं और ये जो कोल्ड स्टोरेज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो कोल्ड स्टोरेज है जहां पर कोविड-19 की वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2.5 मिलियन वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है। जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कोविड वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जो कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ कंटेनर्स हायर किए हैं। समझ लीजिए कि मॉक ड्रिल इन तैयारियों का एक टेस्ट जैसा होगा, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पहले ही जनवरी में कभी भी वैक्सीन आने की बात कही है। ऐसे में सरकार ये समझना चाहती है कि तैयारियां कागज पर कितनी हैं और जमीन पर इसका कितना असर है। सरकार अब राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी भेजने जा रही है। व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। कोरोना से लड़ने के लिए सटीक जानकारी और अपनी ताकत की पहचान जरूरी है। 4 राज्यों में ड्राई रन के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरे कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के लिए अहम है। यह खुद की तैयारियों को परखने वाला होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गलती की
कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली। ऐश्वर्या और पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। आप अगर अपने घरों में ठंड से परेशान हैं तो जरा सोचिए उन जवानों के बारे में जो भारत चीन सीमा पर तवांग में 0 पॉइंट पर सरहद की रखवाली कर रहे हैं। पानी को जमा देने वाली सर्दी में देश के हिमवीर सीना तान कर खड़े हैं। देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम तवांग में चीन से लगने वाली सरहद के एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, जहां पर बर्फबारी है, तापमान 0 से नीचे है और यहाँ पर 10,000 से लेकर 15,000 और उससे ऊपर की ऊंचाइयों पर भी आईटीबीपी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। खासतौर से इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जिस तरह के हालात हैं चीनी सेना के साथ, यहाँ पर दिन और रात मुश्किल हालात में ये जवान यहाँ पर बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यूनिट तैनात है तवांग एरिया में, उसके कमांडेंट हमारे साथ हैं, कमांडिंग ऑफिसर IB झा। उनसे जानेंगे हम कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा, पूरी मुस्तैदी हमें देख रही है, हम दिन भर आपके साथ यहाँ पर अलग अलग फॉरवर्ड चौकियों पर गए हैं, किस तरह की तैयारी है, जो मौजूदा हालात यहाँ पर है? आपने देखा होगा कि हर जगह पे आपको जवान बहुत ही सतर्क, मुस्तैद और मिले होंगे आपको। खास करके जो वर्तमान, पहले से भी हम काफी हमेशा जो हमारी ड्यूटियां हम सतर्कता से ही देते हैं हम लोग, और अपनी जो सरहदें हैं उसकी निगरानी में कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, कहीं कोई कमी नहीं हो, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हैं तो मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, ताकि इस तरह की कोई भी घटना यहाँ पे नहीं हो। और हम हैं, हमारे साथ इंडियन आर्मी और हम सब एक साथ मिलकर यहाँ पे लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी सेवाओं की सुरक्षा और उसकी अभेद्य रहे हमारा सुरक्षा, इसकी हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत चीन सरहद पर मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस वक्त हम तवांग सरहद पर एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर जवान बर्फबारी के बीच में पूरी तरह से चौकन्ने हैं। दिन और रात के वक्त लगातार जो पेट्रोलिंग का काम है वो चलता रहता है। सभी जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। इनके पास AK-47 से लेकर इंसास, बरेटा और मोटार जैसे हथियार हैं। इसके साथ ही अगर दूसरा जो दुश्मन यहाँ पर है, मौसम की जो मुश्किलें हैं उससे निपटने के लिए सभी तरह की जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के लिए जो कपड़े हैं, क्लोथिंग है, वो मौजूद है। उसके अलावा हेलमेट, ग्लव्स, सभी तरह के, जिससे जवान न सिर्फ चीन जैसे दुश्मन से निपटे बल्कि यहाँ पर जो एक बड़ा दुश्मन मौसम है उससे भी निपटा जा सके। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड पोस्ट, तवांग, आज तक। और अब खबर मौसम के बदले मिजाज की। जी हाँ, पहाड़ों की रानी शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। रविवार देर शाम शिमला में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और रुक रुक कर यहां बर्फबारी शुरू हो गई। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भी रात से ही जारी है बर्फबारी। उधर उत्तराखंड के मसूरी में भी कल रात बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने भी पहली भविष्यवाणी की थी कि 27 और 28 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल में दिखेगा, जिसके बाद बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई थी। और ये तस्वीरें आपको हम शिमला की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सड़क से किस तरह से बर्फ को हटाया जा रहा है, क्योंकि पूरे इलाके में चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। ये मौसम की पहली बर्फबारी है और पूरा इलाका देखिए किस तरह से बर्फ से ढक गया है। शिमला यूं तो 12 महीने गुलजार रहता है पर्यटकों से। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार पर्यटक काफी कम आए हैं, लेकिन ये मौसम अपने आप में पर्यटकों के लिए काफी कमाल का होता है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानों में ठंड बढ़ गई है। आपके शहर में क्या है मौसम का मिजाज, देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ी इलाकों जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाके पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में हैं। खासकर उत्तर भारत में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों के अंदर शीतलहर का प्रकोप तेजी से है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो पिछले 2 दिन से लगातार मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिला है। मौसम विभाग ने जैसे ही अंदेशा जताया था कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी होगी और उसके बाद दिल्ली और NCR के अंदर भी शीतलहर का प्रकोप जो है वो बढ़ेगा। हालांकि पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR में जिस तरीके की अगर कहा जाए तो फॉग जो पूरी कोहरे की चादर से जो लिपटी हुई थी, उससे ज़रूर राहत जो है वो मिली है। NH-24 अक्षरधाम के पास हम मौजूद हैं। कोहरा फिलहाल आज
अगर कहा जाए तो उससे निजात जरूर मिली, क्योंकि शीतलहर तेजी से जो है वो चल रही है, जिसके चलते कोहरे से निजात जरूर मिली है। और इसके साथ साथ अगर बात करें जाए तो तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। 2020 खत्म होने को है और ठंड ने अपनी पूरी दस्तक दे दी है। लखनऊ इस वक्त शिमला से भी ज्यादा सर्द है। शिमला 6.4 है तो लखनऊ 5.9। ये सर्दी का आलम इस वक्त लखनऊ में है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो कोहरा था वो कोहरा कम है और जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फ गिरी है उसके बाद से लखनऊ और जो उत्तरी उत्तर प्रदेश जिसे हम कहते हैं तराई से सटते हुए जो तमाम इलाके हैं वहां इस वक्त ठंड ज्यादा है। नए साल में लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है और अगर मौसम विभाग की माने तो नए साल के दस्तक के साथ ही ठंडक के और बढ़ने के आसार हैं। हम इस वक्त अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। देख सकते हैं इस राजमार्ग पर विजिबिलिटी लगभग 9 के बराबर है और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि इस वक्त सूरज उगाया है, लेकिन सूरज इस वक्त धुंध में पूरी तरह से छिपा हुआ है और चंद्रमा की तरह प्रतीत हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में तापमान शून्य के आसपास है और रात के समय तापमान शून्य से भी नीचे जा रहा है। ये परिस्थितियां नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से पैदा हुई है और पिछले 24 घंटों के दौरान पर्वतीय इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी लोगों को बर्फ देखने को मिली और हिमाचल प्रदेश के केलोंग में तापमान 12 डिग्री तक गिर गया है और कमोबेश यही स्थिति सभी कबायली इलाकों में भी है। उत्तर भारत का कोई शहर ऐसा नहीं जहां मौसम की मार ना पड़ी हो। यूपी में ठंड के साथ कोहरे ने कोहराम मचाया है तो पंजाब में भी कोहरे की भारी मार पड़ी है। हिमाचल के कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा है तो उत्तराखंड में भी 0 डिग्री के पास है। सिर्फ राजधानी पर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत पर सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ से लेकर हिमाचल तक सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत का प्रदेश कोई भी हो, हर जगह नजारा लगभग एक सा ही है। यूपी का कानपुर हो या हरियाणा का हिसार, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग हो या हिमाचल का शिमला, पंजाब का अमृतसर हो या फिर चंडीगढ़, हर जगह कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। हिमाचल में नवंबर में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, लेकिन उसके बाद लगातार खिली हुई धूप यहां पर निकल रही है। ये धूप और ये तापमान बहुत जल्द नदारद होने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल की वादियों के ऊपर हिमालय पर्वत के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके बाद अगले 24 से 48 घंटों में मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये तस्वीरें स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर की हैं। सुबह सुबह कोहरे का ऐसा कहर बरपा कि 50 मीटर दूर तक देखना मुश्किल हो गया। हालांकि दिन निकलने के साथ साथ धुंध छटता चला गया, लेकिन सुबह का आलम वाकई खौफनाक था। पूरे उत्तर भारत में ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ कोहरे का कोहराम भी शुरू हो चुका है। मैं इस समय अमृतसर में हूं और इस समय पारा जो है वो 7 के नीचे है। ठंड इस कदर है कि मेरे हाथों की ये जो नसें, ऐसा लग रहा है खून जम जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी कैसे प्रभावित हुई है वो देख लीजिए। ये अमृतसर का जो सबसे प्रमुख इलाके हैं उनमें से भी यानी 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। सारी गाड़ियों की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ी है। अगर लैंप ना जलाए जाएं, फॉग लैंप ना जलाए जाएं, तो जाहिर है ऐसे में हादसे की संभावना। आप देखिए बड़ी गाड़ी भी आ रही है, लेकिन दूर से इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि किस कदर कोहरा है, कितना घना कोहरा है। पंजाब से अब हिमाचल चलते हैं, जहां ठंड का प्रकोप जारी है। अरसे बाद शिमला में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी की वजह से पूरा राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। हिमाचल ही नहीं, हरियाणा में भी ठंड 0 डिग्री की तरफ लुढ़क रहा है। हिसार में हाड़ कंपा देने वाली ठंड बढ़ गई है। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री पर पहुंच गया है। ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड आम जन को परेशान कर रही है। कानपुर हो या फिर मुरादाबाद, दोनों शहर सुबह के समय कोहरे के कहर से परेशान हैं।
विजिबिलिटी बेहद कम होने से वाहन चालकों को बहुत दिक्कत हो रही है। राज्य कोई भी हो, हर जगह कोहरे के कहर के बीच सर्दी का सितम जारी है। आने वाले दिनों में शीतलहर से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको जम्मू कश्मीर का हाल दिखाते हैं। कश्मीर घाटी के ग्रामीण इलाकों में मौसम ने जीवन को दुश्वार कर दिया है। यहां इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि पाइप में ही पानी जम जा रहा है। ऐसे खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से कश्मीर खींचे चले आते हैं, लेकिन यकीन मानिए कश्मीर के ग्रामीण इलाके में रहने वाले इन लोगों के लिए दिसंबर का मौसम किसी सजा से कम नहीं। तस्वीरें देखिए, कड़ाके की सर्दी में किस कदर जगह जगह पानी बर्फ बन गया है। पेड़ों से गिरती हुई ओस की बूंदें बर्फ बन चुकी हैं। ऐसा लगता है कि मौसम ने कश्मीर के इस ग्रामीण इलाके का बर्फीला श्रृंगार कर दिया हो। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, जबकि यहाँ कोई बर्फबारी नहीं हुई है। पाइपलाइन जमने की वजह से गांव के लोगों को पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। उनके लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं। बीती रात श्रीनगर का तापमान -4 तक लुढ़का, जबकि घाटी के दूसरे इलाकों में तापमान और भी अधिक नीचे चला गया है। अब लोगों को पीने की पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण इलाकों में हो रही है, क्योंकि पानी के सभी साधन जो हैं वो इस ठंड के कारण जम चुके हैं। मेहरबानी होगी, गाड़ी देखे, गाड़ी की भी मेहरबानी। अगर पानी होगा तो क्या करेंगे, पानी से बिना क्या करेंगे। इधर कोहरा लग गया है, ना कोई निकलता है पानी के लिए, वो लेन लगाई है, ना हमको पानी ना कुछ। कोई गाल नहीं है, ना हमको रोड है ठीक। कितना दूर जाना पड़ता है पानी लाने? पानी से परला चक से यहाँ आया है हम। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो कश्मीर के कई इलाकों में पारा माइनस में चला गया है। कश्मीर घाटी में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। पारा कश्मीर में लगातार 0 से कई डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल बीती रात भी पारा करीब -4 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। गुलमर्ग, पहलगाम जैसे हिल स्टेशन की बात करें तो जो टेम्परेचर है वो इससे भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर लद्दाख के क्षेत्र की बात करें तो लगभग -13 के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है आजकल। लेकिन मौसम की ये मार सिर्फ 1-2 दिन या हफ्ते भर की नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा ही मौसम अभी काफी समय तक बना रहेगा। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।